कैरेक्टर की, कि कैरेक्टर किन परिस्थितियों में रेलिवेंट होता है। परिस्थिति अगर देखी जाए तो सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग दोनों में ही देखी जाती है। अब मेन चीज ये आती है कि सबसे पहले जो कैरेक्टर है, आखिर कैरेक्टर से आप समझते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर। कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो सीधे सीधे से वो कुछ विशेष प्रकार की क्वालिटी होती है, विशेष क्वालिटीज होती है जो किस चीज से निकल कर आएगी, किसी भी व्यक्ति की, उसकी नेचर और उसकी हैबिट, ये दोनों चीजों से निकल करके जो कैरेक्टर आता है, जो उसको अन्य लोगों से अलग करता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टर। अब अगर हम कोर्ट प्रोसीडिंग की बात करते हैं तो उसमें भी दो डिस्टिंक्शन हमें निकालते हैं कि कैरेक्टर के बारे में हम केवल बात जब करेंगे जब या तो कैरेक्टर खुद इश्यू में हो या ना हो, या तो वो अपने आप में इश्यू है या इश्यू में नहीं है, व्यक्ति इश्यू है या नहीं है, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस कैरेक्टर की बात हम किसी सिविल मैटर में कर रहे हैं या क्रिमिनल मैटर में कर रहे हैं। अब इन दोनों के लिए जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आप देखते हो कि सेक्शन 52, इन सिविल केसेस कैरेक्टर टू कंडक्ट इम्प्यूटेड इररेलेवेंट। जो सिविल केसेस में आप बात करोगे, अच्छा ये बात कब होगी सिविल केसेस में, अगर सिविल केसेस में कंडक्ट की बात की गई है, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप या आक्षेप लगाया है, तो उस आरोप या आक्षेप को प्रूव या डिस्प्रूव करने के लिए सिविल मैटर्स में कैरेक्टर का साक्ष्य सॉरी कैरेक्टर का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। सीधा सा कह दिया, देखो इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न इज सच, जो आपको क्या है एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, किसी भी चीज के लिए जब आक्षेप लगाया गया है, किसी मामले का विचारण चल रहा है, तो उस स्थिति में प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बनाने के लिए जो उसके ऊपर लगा है कंडक्ट का साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। कब तक, जब तक वो कैरेक्टर अन्यथा किसी रूप में सुसंगत ना दिखाई देता हो। तो इसको देख लीजिए, इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न, किसी भी संबंधित व्यक्ति के अगर चरित्र की बात करें, एज टू रेंडर प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, यानी कि किसी चरित्र को एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड टू, जिसका उसके ऊपर आक्षेप लगाया गया है, इज इररेलेवेंट एक्सेप्ट इन सो फार एज सच कैरेक्टर अपीयर्स फ्रॉम फैक्ट्स अदरवाइज रेलेवेंट। देखो इसको आप देख लीजिए, जो एक्सप्लेनेशन कहता है सेक्शन 55 का, कैरेक्टर में आपकी दोनों चीजें इंक्लूड होंगी, रेपुटेशन भी और डिस्पोजिशन। रेपुटेशन क्या है और डिस्पोजिशन क्या है, तो जो टॉमस पेन है उन्होंने बता दिया, एज टू रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन हैज सेड व्हाट मैन एंड वुमेन से अबाउट अस, किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में क्या कहा है, कोई क्या कहता है, क्या राय रखता है, दैट इज कॉल्ड रेपुटेशन। And what the God and messenger say about us, that is our disposition. That is to say, disposition resides in the man himself. यानी कि जो disposition की अगर हम बात करेंगे, ये हमारी inner feelings है, हमारे अंदर खुद रहती है, while reputation resides in the mind of others. और अगर reputation की बात करोगे तो वह अन्य व्यक्तियों के दिमाग में रहती है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है, वो हमारी reputation है। हम अपने बारे में क्या बात करते हैं, जो महसूस करते हैं कि जो गॉड है या मैसेंजर्स हैं वो हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, और इस बात को हम अपने दिमाग में रखते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्पोजिशन। सेक्शन 52 और 50 से लेकर के 55 जो है क्या है, क्या सिविल केसेस से रिलेटेड है, जबकि 53 एंड 54 रिलेट करते हैं क्रिमिनल मैटर। 52 से लेकर 55 तक हम दोनों की बात करते हैं। अब 52 में सीधे सीधे से 52 में तो कह दिया कि अगर in civil cases the fact that the character of any person concerned is such as to render probable improbable any conduct imputed to him, जिस चरित्र की बात उससे संबंधित हम कर रहे हैं उसका साक्ष्य दिया जाना irrelevant है। कब तक, except so far as such character appears from a fact otherwise relevant, जब तक वो जो कैरेक्टर है, जिस कैरेक्टर की हम के improbable या improbable होने की बात करते हैं, अन्यथा सुसंगत ना हो। अगर 52 की अगर हम बात करें,
इसके पीछे सिद्धांत क्या है कि जो 52 को इसमें जोड़ा गया है, मेन चीज क्या है, जब आप देखते हो कि किसी भी कैरेक्टर की हम बात, किसी चरित्र से संबंधित साक्ष्य क्यों नहीं दिया जाएगा। देखो भैया, कोर्ट का जो काम है किसी मामले को डिसाइड करना है, मामले को यानी कि किसी मैटर को डिसाइड करना, ना कि किसी व्यक्ति के चरित्र को तय करना। अब अगर किसी व्यक्ति के चरित्र को तय किया जाएगा तो उस स्थिति में जिस मामले की जिस मैटर की हम बात कर रहे हैं वो मैटर डिस्कस हो गई, और उससे जो है अगर चरित्र की हम बात करते हैं तो उस स्थिति में जो जिस मैटर को डिसाइड करने के लिए कोर्ट अपना टाइम लगा रहा है वो कहीं ना कहीं उससे दूर जाएगा। अब देखो इसमें देख लीजिए, एविडेंस ऑफ ए कैरेक्टर इन सिविल सूट इज एक्सक्लूडेड। सिविल मामलों की अगर हम बात करें उसमें चरित्र का साक्ष्य दिया ही नहीं जाएगा, जो 52 की हम बात करते हैं। रीजन ऑफ इट्स बीइंग रिमोट, क्योंकि अपने आप में बहुत दूरी बना के रखता है उस मामले से, क्योंकि चरित्र का और किसी मामले का होना या ना होना दोनों अलग चीजें। देखो भैया, एक सीधी सी बात यह है कि अनीश जी कहते हैं कि किसी अमुक संपत्ति का, पर्टिकुलर संपत्ति का, मैं इस पर्टिकुलर दस्तावेज के माध्यम से मैं इसका मालिकाना हक रखता हूँ। अब जब ये तय किया जा रहा है तो इसको तय किया जाने में चरित्र की बात हम करेंगे तो केवल इसे ही तय करेगा, वहां पे चरित्र की बात नहीं होगी। तो मेन चीज क्या है, देखो सीधे सीधे से आप ये समझ लीजिए, कोर्ट को जो डिसाइड करना है वो केवल डिसाइड करता आइदर फैक्ट इशू, अगर क्रिमिनल मैटर की बात करते हैं, या इश्यू ऑफ फैक्ट अगर हम सिविल मैटर की बात करते हैं। जो बातें, जो चीजें, जो तथ्य विवाद की विषय वस्तु है, चाहे वो क्रिमिनल में हो या सिविल में, केवल उनसे संबंधित ही साक्ष्य दिया जाएगा। अब अगर सिविल की बात कर रहे हैं या क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, जब तक चरित्र से संबंधित साक्ष्य नहीं दिया जाएगा जब तक कि वो खुद विवाद में ना हो, खुद विवाद की विषय वस्तु ना हो। अन्यथा की स्थिति में जो कैरेक्टर है वो अपने आप में इररेलेवेंट है, उसको प्रूव नहीं किया जाएगा। फर्दर इट इज नॉट हेल्पफुल एंड इट गिव्स राइज हार्मफुल कंक्लूजन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये नुकसान ही देगा, जो किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा देगा जिससे कहीं हमारा लेना देना नहीं होता। और विगमोर क्या कहते हैं इसके संबंध में, फंक्शन ऑफ द कोर्ट इज टू एग्जामिन द केस, केवल केस को एग्जामिन करना, नॉट टू एग्जामिन द पर्सन एंड ए वेरी बैड पर्सन। ये बात तय नहीं करनी है कोर्ट को कि कोई व्यक्ति बहुत ही बुरे चरित्र का है, बहुत ही बुरा व्यक्ति है, कमिट एन ऑफेंस फॉर गुड रीजन, किसी अच्छे कारण से उसने क्या है, कोई क्राइम कमिट किया है। 53 पे आप देख लो, इन क्रिमिनल केसेस प्रीवियस गुड कैरेक्टर रेलिवेंट। देखो सीधी सी बात ये है कि अगर आप क्रिमिनल मैटर की बात करते हैं तो क्रिमिनल मैटर में जो प्रीवियस गुड कैरेक्टर है, हमारा जो अच्छा चरित्र है, वो इस बात को बताता है, वो रेलिवेंट हो सकता है किन्हीं विशेष परिस्थिति में। अब ये अधिकतर जितने भी क्रिमिनल मैटर है, जब इनमें बेल एप्लीकेशन डाली जाती है तो उसमें एक ग्राउंड ये लेकर चलते हैं, द पर्सन इज बिलोंग्स टू ए रेपुटेड फैमिली एंड हैव ए वेरी गुड एंड हेल्दी कैरेक्टर, बहुत अच्छे चरित्र का व्यक्ति है और एक सम्मानजनक परिवार से संबंधित है, तो ये प्रिजम्पशन करके चलते हो सकता है इसलिए क्राइम में फाइल्स एंड इज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन सच एंड सच मैटर, इस मामले में झूठा उसे फंसाया गया है, तो एक प्रिजम्पशन बना के ये चली जाएगी उस बेल के ग्राउंड में। तो हो सकता है कि उसको झूठा फंसाया गया हो, सारी चीजें हो, तभी उसको बेल ग्रांट किए। तो बेल के जो पीछे पर्पस होता है वो पर्पस केवल इतना होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने मामले की देखरेख के लिए, अपने मामले की सुनवाई के लिए खुद उसे भाग दौड़ करने का पूरा मौका मिल जाए, इसीलिए उसको बेल ग्रांट की जाती है। अगर मामला बहुत ज्यादा गंभीर प्रवृत्ति का है तब उस स्थिति में वो देखा जाएगा देनी है या नहीं देनी है, ये कोर्ट का डिस्कशन होता है, कुछ मामले में अवेलेबल नॉन अवेलेबल, ये सारी चीजें। अब देखो सेक्शन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट इफ ए पर्सन हैज बीन ऑफ ए गुड कैरेक्टर, अगर कोई व्यक्ति अच्छे चरित्र का है किसी लंबे समय से, तो उसका जो अनुभव है उससे संबंधित अनुभव क्या क्या, दैट ही मस्ट हैव बीन ऑफ ए गुड कैरेक्टर ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन, तो उस स्थिति में किसी पर्टिकुलर ओकेजन पर वो अच्छे चरित्र का ही रहा होगा। इंप्रेशन ये निकाला जाएगा कि हो सकता है इसने कार्य ना किया हो, इसलिए उसके अच्छे चरित्र का साक्ष्य दिया जाएगा। एविडेंस ऑफ ए गुड कैरेक्टर इज ऑलवेज एडमिसिबल, but in any case the character
एविडेंस इज ए वीक एविडेंस। कैरेक्टर के संबंधित अगर हम बात करेंगे और अच्छे चरित्र का साक्ष्य की बात करते हैं तो हमेशा उसे एडमिसिबल किया जाएगा, लेकिन जो चरित्र का साक्ष्य है अपने आप में कमजोर प्रवृत्ति का साक्ष्य होता है। इट कैन नॉट आउटवेट द पॉजिटिव एविडेंस इन रिगार्ड टू द गिल्ट ऑफ द पर्सन। अगर जो अच्छे चरित्र की हम बात करते हैं तो किसी व्यक्ति के अगर जो ना गिल्ट होने की हम बात करेंगे तो उसके ऊपर ये नहीं दी, उसके ऊपर उसको वेटेज नहीं दी जाएगी अच्छे चरित्र को। अगर किसी व्यक्ति ने चोरी किया चाहे बेशक वो अच्छे चरित्र का रहा है, अच्छे चरित्र का होने पर उसके चोरी वाले अपराध के ऊपर उसे वेटेज नहीं दिया जाएगा। इट मे बी यूजफुल इन डाउटफुल केसेस, ये हमेशा कब यूज होता है जो डाउटफुल मामले हैं। टू टिल्ट द बैलेंस इन फेवर ऑफ द अक्यूज, यानी कि जो अक्यूज के संबंध में अक्यूज के फेवर में जो बराबरी बनाए रखने के लिए इसको यूज किया जाएगा। 53A की बात करते हैं, जब प्रीवियस बैड कैरेक्टर की हम बात करते हैं, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, तो उस स्थिति में जब अब देखो सीधा शायद सपोज कीजिए अगर कोई रेप का मामला है, रेप के मामले में अगर ये मैटर आता है कि सीधे अगर ये प्रिजम्पशन ये है कि इफ द वुमेन डज नॉट कंसेंटेड, अगर महिला की कंसेंट नहीं है तो उस स्थिति में प्रिजम्पशन यही है कि किसी महिला ने कंसेंट नहीं दी है। अब उस मामले में अगर उसके प्रीवियस हिस्ट्री या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बात करें या ये कहा जाए कि जो पूर्व में भी ये महिला किसका प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है तो उससे संबंधित साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, वो मना कर दिया। 53A की बात करोगे आप, एविडेंस ऑफ ए कैरेक्टर और प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलेवेंट इन सर्टेन केसेस, यानी कि जो उसके जो है सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस हैं जो प्रोस्टिट्यूशन की हम बात करते हैं वो रेलेवेंट नहीं होंगे। इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस 354 का हो, 354A हो, 354B है, 354C है, 354D, 376, 376A, B, C, D या इस तरीके के जितने भी मामले हैं, फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज एन इशू, जहां उस महिला की सहमति जो है अपने आप में विवाद है, वेदर द वुमन हैज कंसेंटेड और नॉट, तो उस स्थिति में द एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ विक्टिम यानी कि उस महिला के कैरेक्टर से संबंधित जब हम बात किए रहेंगे तो ऑफ सच पर्सन प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस विद एनी पर्सन, यानी कि उस महिला के पूर्व में किसी अन्य व्यक्ति के साथ जो संबंध है उससे संबंधित कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा और ना ही वो रेलेवेंट होगा। शैल नॉट बी रेलेवेंट इन इश्यू ऑफ सच कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट। प्रीवियस बैड कैरेक्टर नॉट रेलेवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई, देखो हम ये कह रहे हैं कि प्रीवियस गुड कैरेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो प्रीवियस गुड कैरेक्टर तो रेलेवेंट होगा, लेकिन प्रीवियस बैड कैरेक्टर रेलेवेंट नहीं होगा, उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। कब तक? जब तक कि किसी रिप्लाई में हम उसे ना देखें। In criminal proceeding, the fact that accused person has a bad character is irrelevant। अगर क्रिमिनल मामलों की बात करोगे तो कोई भी व्यक्ति जो तो उससे संबंधित उसके बुरे साक्ष्य का जो बात करेंगे, बुरे चरित्र के साक्ष्य की, वो इररेलेवेंट होगा अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन, जब तक इस बात का साक्ष्य न दिया गया दैट ही हैज ए गुड कैरेक्टर। अगर ये कह देखो हमने पीछे देखा कि उसके अच्छे चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकता है, अगर कहीं अच्छे चरित्र का साक्ष्य दिया गया है तो उसको रिबट करने के लिए, उस चीज के खंडन के लिए हम उसके बुरे चरित्र का साक्ष्य दे सकते हैं। द कैरेक्टर इज इटसेल्फ इफेक्टिव इशू, जो कैरेक्टर है अपने आप में क्या विवादक तथ्य है। एक से एक्सप्लेनेशन 1 की जब बात करूंगे, फॉर एग्जांपल इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर रेप द बैड कैरेक्टर ऑफ ए प्रोसिक्यूशन रेप्ड वुमन मे बी इफेक्टिव इशू फॉर इट मे अफोर्ड ए डिफेंस टू द अक्यूज्ड। 110 सीआरपीसी पर्सन इज टू बी बाउंड डाउन इफ ही इज बाय हैबिट ए रॉबर ए हाउस ब्रेकर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति, देखो 110 में जा देखोगे वहां अभ्यतन चोरी का अपराधी है, अभ्यतन वो चोरी करता है, घर में ट्रेसपास करता है, घुस जाता है घर में, ये सारी चीजें हैं, तो उस स्थिति में जो सीधे सीधे से क्या उसके जो प्रीवियस बैड कैरेक्टर है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं, उनका साक्ष्य दिया जाएगा। ए प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट एज एविडेंस ऑफ अ बैड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस। अगर प्रीवियस कन्विक्शन की हम बात करेंगे तो वो रेलेवेंट होगा किनमें, किसी क्रिमिनल मामलों में केवल। और 71 आईपीसी की बात करोगे, इफ इट इज प्रूव दैट ए पर्सन इज ए प्रीवियस कन्विक्ट he shall be sentenced to much longer term of imprisonment than would ordinarily have been awarded to him।
अगर हम साधारणतया देखें, इन जनरल देखते हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई पनिशमेंट दिया जाना है और उस पनिशमेंट की जब हम बात करेंगे, सेंटेंस की बात करेंगे, अगर कोई पहली बार का अपराधी है तो ये राय होती है कोर्ट की, ठीक है भैया, उसके पीछे उसके रीजन है कि बहुत ज्यादा रेपुटेड फैमिली से संबंधित है, पहली बार इसने कोई ऑफेंस किया है, गलती से हुआ है, या ये है फलाना है ढिमकाना है, उसके जो सेंटेंस की बात करेंगे, जो अवार्ड ऑफ पनिशमेंट है वो कम कर सकते हैं। लेकिन अगर ये साक्ष्य भी आता है कि ये तो पूर्व से ही चोरी से अभ्यतन अपराधी है, इसने पहले भी इस तरीके के मामले किए हैं, तो उस स्थिति में जो 71 कहता है उसको बढ़े हुए दंड से दंडित किया जाएगा। कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस, चरित्र की हम बात करें, द फैक्ट दैट ए कैरेक्टर ऑफ एवरी पर्सन, किसी व्यक्ति के चरित्र की हम बात करते हैं, इज सच एज टू द अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेज, दो जो चरित्र है उस कैरेक्टर की जो बात करेंगे जो डैमेज से संबंधित है उसके ऊपर प्रभाव डालता है, तो उस स्थिति में विच ही और टू रिसीव इज रेलिवेंट, जो डैमेजेस उसे दिए जाने हैं उस तो उससे संबंधित क्या। अब देखो इसको किस तरीके से आप देखोगे, आपने सेक्शन 15 देखा, वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, तो वहां पे इस बात का साक्ष्य दिया जा सकता है कि इसने पूर्व में भी क्या इसी तरीके से जो आग लगी थी इसके घरों में और इसने इसी तरीके से क्या है वो ले लिया था इंश्योरेंस। तो अब जब डैमेजेस उसे दिए जाने हैं तो वहां पर उसका जो सच्चरित्र के संबंध चरित्र से साक्ष्य दिया जाएगा कि देखो इसकी तो प्रवृत्ति ही खराब है, ये तो इस तरीके के काम में लिप्त रहता है, जानबूझ के आग लगवाता है और जो कंपनसेशन क्लेम करता है। Explanation of the it states that the word character used in section 52-55 includes both reputation and disposition, except as provided in section 54. Evidence may be given only of a general character and not of a particular act by which the character is shown. अगर आप एविडेंस की बात करोगे सेक्शन 54 में तो किसी जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे, may be given only of general character, not of a particular act by which the character is shown. Reputation means what is thought of a person, यानी कि किसी व्यक्ति के हमारे से संबंधित क्या विचार है, by others and is constituted by public opinion, जो लोगों की राय है उससे निकल कर आएगा। It may be noted that the evidence of those, उन व्यक्तियों की साक्ष्य who know the man and his reputation is admissible. Evidence of those who do not know the man but have heard the reputation, यानी कि जो उन व्यक्तियों की राय जो उस व्यक्ति को जानते तो है नहीं, जिस व्यक्ति के चरित्र के संबंध में बात की जा रही है लेकिन उसके चरित्र के बारे में उन्होंने सुना हुआ, तो उस स्थिति में उनके जो साक्ष्य वो हियर से एविडेंस होगा। हम बात कर रहे हैं जिन तथ्यों को साबित करने की जरूरत नहीं है, यानी कि फैक्ट विच आर नॉट नेसेसरी टू रिपोर्ट। सेक्शन 56 से लेकर के 58 तक हम बात करते हैं, फैक्ट दोज आर नीड नॉट टू रिपोर्ट। सबसे पहले 56 आप देख लेते हो, फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट टू रिपोर्ट। जुडिशियली नोटिसेबल मतलब ऐसे सभी तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा, यानी कि जुडिशियल नोटिस जिनका लिया जा सकता है। जुडिशियल नोटिस इन द सेंस कि जो ना न्यायालय अपने आप, देखो कुछ चीजें ऐसी है जैसे आपके गवर्नमेंट के गजट हैं, आपके लॉ हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है और कोर्ट अगर चाहे तो स्वतः यानी कि सुमोटो इनका जुडिशियल नोटिस न्यायिक अपेक्षा खुद ये अपने आप से इनको देख सकता है, तो उस स्थिति में उन तथ्य को साबित करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा सा ऐसे सभी तथ्य जिनके न्यायिक अपेक्षा कोर्ट कर सकेगा या जुडिशियल नोटिस का ले सकेगा, उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। तब सेक्शन 56 और 57 ये बता देता है, फैक्ट ऑफ व्हिच द कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस, ऐसे सभी तथ्य जिनके बारे में जो कोर्ट है कोर्ट को न्यायिक अपेक्षा करनी चाहिए। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारतीय राज्य क्षेत्र में, भारत के क्षेत्र में जितने भी लॉज हैं, जितनी भी विधियां हैं जो प्रवर्तन में है यानी कि एनफोर्स में है, उन सभी के क्या है कोर्ट को जुडिशियल नोटिस ले लेना चाहिए। ऑल पब्लिक एक्ट पास्ड और hereafter to be passed by the parliament of the United Kingdom, यानी कि जितने भी पब्लिक एक्ट हैं जो पास्ड हैं या पास होने हैं यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट के द्वारा, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन नेवी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोर्ट प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट, एसेसन एंड साइन मैनुअल ऑफ द सोवरेन, यानी कि जो सरकारी की जो सीधे सीधे जो सील है, सिग्नेचर है, इंग्लिश कोड सील सिग्नेचर है, ये सारी चीजें क्या है जो सेक्शन 57 आप देखोगे
इनके न्यायिक अपेक्षा कोर्ट को करनी चाहिए। और 58 दशा कहता है फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, ऐसे सभी तथ्य जिनको स्वीकार किया जा चुका है, जिन्हें स्वीकृत है, उनको साबित करने की जरूरत है ही नहीं। नो फैक्ट नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग व्हिच द पार्टीज देयर टू, या तो पक्षकारों के द्वारा आइदर बाय द पार्टीज और बाय देयर एजेंट्स एग्री टू एडमिट एट द हियरिंग, यानी कि सुनवाई के दौरान उन्हें जो ना स्वीकृत कर लिया गया, एडमिट कर लिया गया, और विच बिफोर द हियरिंग दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड्स which by any rule of pleading in courts at the time they are deemed to have admitted by their pleadings, यानी कि जब प्लीडिंग की जा रही है, प्लीडिंग के रूल में, उस समय वो उन्हें एडमिट कर लेते हैं। अब देखो इसे कहाँ देखोगे आप, जब प्लेट फाइल होता है, प्लेट फाइल होने के बाद WS आएगा, भाई सबसे पहले सूट फाइल होगा, सूट फाइल के लिए द सूट में बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट। जब आप CPC में जाकर देखोगे वहां उसके लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में यही कहा हुआ है, सूट में भी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेट, यानी कि प्लेट प्रेजेंट कर दिया जाएगा, यानी कि जिसे आप हिंदी में दावा कहेंगे। अब उस दावे में क्या होगा, दावे के रिटन स्टेटमेंट, यानी कि रिटन स्टेटमेंट ये है कि उसका जवाब दावा, उसका जवाब दाखिल किया जाएगा दूसरे पक्षकार के द्वारा। तो जब दूसरा पक्षकार है उन, और जो दावा होगा वो पैराज में होगा, पैरा 1 2 3 4 5 पहले में, यानी कि नाम प्रॉपर्टीज इस तरीके से। फिर उसके बाद जवाब दावा आएगा, जब रिटन स्टेटमेंट आएगा तो उसमें आप अगर पढ़ के देखिएगा तो उसमें पैरा 1 to 2 हैज बीन एडमिटेड, एडमिटेड इन द सेंस, यानी कि जहां बताया कि 1 से लेकर 2 तक कि भैया ये नाम है, ये पक्षकार है, इसके संबंधित उसे क्या, उसे स्वीकार करता है, एडमिटेड 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 नॉट एडमिटेड। तो जिस चीज को वो एडमिट कर रहा है उसे तो साबित करने की जरूरत ही नहीं है, जिस चीज को मना कर रहा है उसके वो फिर विवाद की विषय वस्तु हो जाती है। ये प्लीडिंग की जब आप बात करते हैं, प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्स द फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूव्ड अदरवाइज देन नॉट बाय सच एडमिशंस। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कुछ ऐसी चीजें जिन्हें साबित कर लेना चाहिए, चाहे उन्हें दोनों पक्षकार एडमिट ही क्यों ना कर रहे हैं। अब देखो ये चीजें जब होती है जब कोर्ट को दिखाई देता है कोई मैटर कॉलिजिव है, कॉलिजिव इन द सेंस एक व्यक्ति ने कहा कि मैं जो ना वसीयत के आधार पे संपत्ति का मालिक हूँ, और एक वसीयत लाके उसने दाखिल कर दी। अब जो ना कोर्ट से डिक्लेयर करा है और उस वसीयत के द्वारा उसने जो है कुछ पक्षकारों को जो ना जनता आम को या उससे संबंधित जो पक्षकार है उन्हें पार्टी बना लिया। अब जनता आम की तरफ से तो नोटिस चला जाएगा, कोई आएगा या नहीं आएगा। जिन व्यक्ति को पार्टी बनाया गया है वो उसमें क्या होंगे, उसे सीधे सीधे से अगर एडमिट कर लेते हैं। अब यहाँ कोर्ट ये देखेगा कि इनके एडमिट करने से मतलब किसी व्यक्ति के किसी तीसरे व्यक्ति के हित पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीसरे व्यक्ति हित की बात करते हैं। यानी कि अगर ये देखा जाता है कि जो प्लेंटिफ ने जेन्युइन पार्टी अगर कोई बनाई है, जेन्युइन ही पार्टी बनाई है या फोर्स पार्टी बनाई है, तो ये दोनों चीजें देखी जाएंगी। तो अगर कोर्ट का डिस्कशन अगर वो चाहे तो उन तथ्यों को भी जिनको एडमिट किया जा चुका है, एडमिटेड है, उनको प्रूव करवा सकेगा।